तो इंदिरा गांधी के महत्वपूर्ण कामों में एक महत्वपूर्ण काम जो था वो था सिक्किम का भारत में विलय। सिक्किम के भारत में विलय होने की भी घटना काफी रोचक है। आजादी के समय सिक्किम एक देशी रियासत हुआ करती थी और वहां चौग्याल राजवंश का शासन था। चौग्याल 1947 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल अन्य रियासतों की तरह सिक्किम को भी भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन पंडित नेहरू का अप्रोच थोड़ा अलग था। चाइना को लेकर वो काफी पैसिव थे और ये बात प्रधानमंत्री बनने के बाद खुद इंदिरा गांधी ने अपने सहयोगी पीएन धर को बताया। उनके अनुसार पंडित नेहरू चाइना के साथ संबंध को लेकर काफी सतर्क थे। उनका मानना था कि अगर सिक्किम मामले में रियायत देंगे तो चाइना जो है वो तिब्बत पर आक्रमण नहीं होगा। इसी बीच 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक ट्रीटी साइन होता है और उस ट्रीटी के अनुसार सिक्किम भारत का प्रोटेक्टोरेट स्टेट मतलब संरक्षित राज्य बनता है। मतलब राज्य राजा का तो होगा, लेकिन सिक्किम का डिफेंस और सिक्किम का फॉरेन अफेयर्स जो है सो भारत सरकार देखेगी। और ये चीज 1964 पंडित नेहरू के मृत्यु तक ये चीज चलता रहा। नेहरू के मृत्यु के बाद सिक्किम के राजा नामग्याल क्यों स्टेटस में बदलाव की मांग करने लगे और उनका कहना था कि जो 1950 का जो ट्रीटी है उसके कुछ पॉइंट्स में बदलाव करके सिक्किम को वो स्टेटस मिले जो स्टेटस भूटान को मिला था। मतलब सिक्किम एक स्वतंत्र देश बने। इसी मामले में 1967 में सिक्किम के राजा भारत आते हैं और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात करते हैं। 1970 में भारत सरकार सिक्किम को परमानेंट एसोसिएशन का ऑफर देता है। 1970 में परमानेंट एसोसिएशन का ऑफर सिक्किम को देता है, लेकिन सिक्किम के राजा के मन में जो है सो कुछ और जो है सो चलता रहता है। लेकिन जब परमानेंट एसोसिएशन की बात मंत्रिमंडल में चलती है, मंत्रिमंडल क्या कहते हैं, परमानेंट एसोसिएशन को लेकर जो बैठक होती है भारत सरकार करती है, उसमें आर्मी चीफ उस समय थे जनरल मनिकशॉ कहते हैं उस बैठक में कि आपको जो करना है करो, लेकिन टिल्स डिप्लॉय के मामले में मुझे पूर्ण आजादी चाहिए। जनरल मानेकशॉ के इस कथन से सिक्किम को लेकर जो स्ट्रेटेजिक महत्व था सिक्किम का वो समझ सकते हैं। फिर 1971 में भारत पाकिस्तान को युद्ध में हरा देता है और जैसे ही भारत पाकिस्तान युद्ध का मसला खत्म होता है तब इंदिरा गांधी सिक्किम के मैटर को देखना स्टार्ट कर देती है और सीरियस हो जाती है। और इसी मामले में वो रॉ को तलब करते हुए, उस समय रॉ के चीफ कहें या भारत के ही पहले रॉ के चीफ, चूंकि रॉ का गठन 1968 में हुआ है, रॉ के चीफ आर.एन. काओ को बुलाते हैं और आर.एन. काओ से इंदिरा गांधी पूछती है कि क्या तुम सिक्किम का कुछ कर सकते हो। कहने का साफ मतलब है इंदिरा गांधी सिक्किम को भारत में पूर्ण विलय करना चाहती थी। पुस्तक में नितिन गोखले लिखते हैं कि उस समय पीएन बनर्जी रॉ के ज्वाइंट डायरेक्टर थे
और सिक्किम को लेकर 4 दिनों में प्लान तैयार करते हैं और आर.एन. काओ इस प्लान को इंदिरा गांधी के सामने प्रस्तुत करते हैं। इंदिरा गांधी उस प्लान पर मुहर लगाती है और प्लान ये था कि सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाने के लिए सबसे पहले राजशाही को कमजोर किया जाए और राजशाही को कमजोर करने के लिए जो सिक्किम की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है उसे मदद दी जाए। उस समय सिक्किम में एक पॉलिटिकल पार्टी थी सिक्किम नेशनल कांग्रेस और उसके नेता थे काजी साहब। काजी पहले से ही राजशाही के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे और लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले लोगों की भी संख्या वहां पर ठीक ठाक थी। पीएन बनर्जी काजी से मुलाकात करते हैं। सवाल था कि किसी भी तरह सिक्किम में इलेक्शन हो और इलेक्शन में काजी की पार्टी की जीत हो, फिर मामला विधानसभा में पारित होता और सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन जाता। कहने में ये जितना आसान लगता है उतना था नहीं। आर.एन. काओ 2 ऑफिसर को इस काम में लगाते हैं। एक तो रॉ के ज्वाइंट डायरेक्टर पीएन बनर्जी और दूसरा अजित सिंह सयाली। अजित सिंह सयाली उस समय सिक्किम में ओएसडी पद पर तैनात थे। ओएसडी मींस ऑन स्पेशल ड्यूटी। एक पीएन बनर्जी को यह काम सौंपा गया, एक अजित सिंह सयाली को सौंपा गया। एक और शख्स था जो इस पूरे ऑपरेशन को देख रहा था, वो था सिक्किम में रॉ के हेड जीवीएस सिंधु। फरवरी 1973 की बात है। फरवरी 1973 में 2 ऑपरेशन एक साथ लॉन्च होते हैं। नाम था जनमत और ट्वाइलाइट। ये 2 ऑपरेशन एक साथ चलता है। दरअसल ये 2 नाम सिक्किम नेशनल कांग्रेस के 2 नेताओं को दिया गया था। एक तो काजी और दूसरा केसी प्रधान। जिन्हें इस मिशन को देखना था। पीएन बनर्जी की टीम काजी और केसी प्रधान से मिलते हैं और ऑपरेशन हो जाता है शुरू। इसी बीच पीएन बनर्जी को पता चलता है कि एक यूएस का खुफिया जिसका नाम पीटर बर्ले है, वो कोलकाता स्थित यूएस दूतावास में तैनात है। पीएन बनर्जी को यह चीज कान में खटकी कि आखिर यूएस का एक राजनयिक सिक्किम में क्या कर रहा है। बाद में यह भी पता चला कि वो पीटर बर्ले जो है सो राजा से मिलने के साथ साथ सिक्किम नेशनल कांग्रेस के नेता काजी से भी मिले। पीएन बनर्जी ने इस बात की सूचना आर.एन. काओ को दी और दिल्ली में रॉ की एक आपात बैठक बुलाई गई और उस बैठक में यह फैसला लिया गया कि सिक्किम इसको जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाएगी उसे ऐसा करने से पहले ऑपरेशन को तेजी दिया जाए। ऑपरेशन को तेजी दिया जाए। अब कहानी और रोचक मोड़ लेती है। यह भी तय हुआ कि जनता के विद्रोह को इस लेवल तक पहुंचाया जाए कि राजा को भारत आना पड़े मदद लेने के लिए। इसके साथ साथ यह भी तय हुआ कि सिक्किम में सेना से कुछ फ्लैग मार्च करवाया जाए ताकि सिक्किम के लोगों में जो लोकतंत्र के समर्थक थे उनमें यह विश्वास की भावना पैदा हो कि भारत उसके साथ है। क्योंकि 1949 में भी ऐसे विद्रोह के स्वर उठे थे,
लेकिन पंडित नेहरू उस समय पैसिव बने रहे। इसके साथ साथ यह भी हुआ कि सिक्किम के लोगों को रॉ के थ्रू जितनी मदद पहुंचाई जानी चाहिए थी उतनी मदद रॉ ने उनको की। अब इसी बीच में एक घटना होती है, वो घटना है 4 अप्रैल की। 4 अप्रैल के दिन 1973 में थी, 4 अप्रैल की बात है। 4 अप्रैल 1973 को राजा का 50वां बर्थडे था। राजा अपने महल में बर्थडे मनाने में व्यस्त था और इधर सड़कों पर जनता का विद्रोह जारी था। उसी क्रम में राजा का बेटा जिस रूट में राजा का भवन था उस रूट से जा रहा था, जनता ने विद्रोह कर दिया, उसे घेर लिया, जिसके जवाब में राजा के बेटे का जो अंगरक्षक था उसने फायरिंग कर दी और उस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। सिक्किम नेशनल कांग्रेस के नेता काजी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाते हुए पूरे सिक्किम में चक्का जाम कर दिया और अगले कुछ दिनों तक सिक्किम में भारी मात्रा में लूटपाट हुई। इसके बाद सिक्किम के राजा को भारत से मदद की गुहार लगानी पड़ी। फिर 8 अप्रैल 1973 को सिक्किम और भारत के बीच में एक समझौता हुआ, जिस समझौता में यह तय हुआ कि सिक्किम के एडमिनिस्ट्रेशन को भी भारत सरकार देखेगी और सिक्किम पुलिस भारतीय सेना के अंदर काम करेगी। तो अब राजा के पास क्या बचा? मामला तो बहुत हद तक सॉल्व हो गया। अब राजा के पास 2 चीज बचा, एक तो राजभवन और दूसरा राजभवन में काम करने वाले गार्ड्स। एक तो बन गया, एक तो बचा राजभवन और एक क्या बचा? वहां पे काम करने वाले गार्ड्स। आरएन काओ के लिए चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि चुनौती था कि भारत में सिक्किम का पूर्ण विलय। टारगेट तो यही था। तो अब सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय कब होगा? तब होगा जब राजभवन भी भारत सरकार के पास होगा, गार्ड्स भी वहां का भारत सरकार के पास होगा। ऑपरेशन में और तेजी लाया गया, ऑपरेशन में और तेजी लाया गया। काओ के पास चैलेंज था अभी बाकी। चैलेंज क्या था कि सिक्किम में राजशाही एक पक्ष नहीं था, वहां पर नेपाली कम्युनिटी भी थी, कुछ जनजातियां भी थी जिनकी अच्छी खासी जनसंख्या थी। डर इस बात का था कि अगर चुनाव हुआ और इन पक्षों को वोट मिल गया, ज्यादा सीटें मिल गई, तो सिक्किम का भारत में विलय तो खटाई में पड़ जाएगा। इसलिए अनिल काओ ने पीएन बनर्जी को एक और टास्क दिया। टास्क ये था कि सिक्किम में इस बात को जोर शोर से प्रचारित किया जाए कि सिक्किम और दार्जिलिंग के विकास में जमीन आसमान का अंतर है, और अगर सिक्किम के जनमानस चाहते हैं कि सिक्किम का विकास दार्जिलिंग की तरह हो, तो इसके लिए जरूरी है कि सिक्किम का प्रतिनिधित्व भी भारतीय संसद में होना चाहिए, भारतीय सरकार में होना चाहिए। और प्रतिनिधित्व जो है सो बिना सिक्किम के भारत में विलय से तो हो नहीं सकता है। पीएन बनर्जी इस विश्वास पर खरे उतरे
फिर 1974 में सिक्किम में चुनाव होता है। उस चुनाव में आरएन काओ के इच्छा अनुसार सिक्किम नेशनल कांग्रेस की भारी जीत होती है। ये जीत तो भारत के पक्ष में था। सिक्किम नेशनल कांग्रेस की भारी जीत होती है। चोग्याल को भी अंदाजा हो जाता है कि अब मामला चलने वाला नहीं है, इसलिए चोग्याल क्या करता है, इसको अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना देता है। सिक्किम का मुद्दा जो है चोग्याल द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाए जाने की कोशिश होती है। अब ऑपरेशन पहुंचता है आखिरी चरण में। अब काजी सिक्किम नेशनल कांग्रेस का नेता भारत सरकार को पत्र लिखती है कि अब सेना का हस्तक्षेप होना चाहिए, और सेना हस्तक्षेप करती है। सेना जो हस्तक्षेप करती है, उससे पहले सिक्किम के विधानसभा में ये काजी की जो सरकार है, वो गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 प्रस्तुत करती है। इस एक्ट के प्रस्तुत होने के बाद ही ये भारत सरकार को दो पत्र लिखते हैं जिनमें सेना के हस्तक्षेप की मांग होती है। ब्रिगेडियर अजित सिंह, सॉरी मुझे वो नाम नहीं याद हो रहा है, वो ब्रिगेडियर का नाम क्या था, उनके नेतृत्व में भारतीय सेना उस राजभवन पे धावा बोल दी है जिस राजभवन में सिक्किम गार्ड्स हैं। और वो जो सिक्किम के गार्ड थे उनका राजा में काफी अच्छा निष्ठा थी। 20 मिनट में भारतीय सेना द्वारा उसको खदेड़ दिया जाता है, सिक्किम के गार्ड्स को खदेड़ दिया जाता है। और यह सूचना जो है सो इंदिरा गांधी को पहुंचाई जाती है। अब इस चीज को मान लीजिए भारतीय सेना तो डायरेक्ट जो है सो इस पे आक्रमण नहीं कर देती राजभवन पे। इसके लिए क्या था, विधानसभा की मंजूरी, विधानसभा मंजूरी देती है तभी यह जो है सो घटना घटित होती है और भारतीय सेना जो है सो उस राजभवन से सिक्किम गार्ड्स को हटा देती है। तो अब क्या हुआ, राजभवन भी राजा के हाथ से गया, और चूंकि ये जो राजभवन राजा के हाथ से गया इसमें वहां के जनता का भी हाथ है, क्योंकि इस चीज को भी प्रचारित किया गया कि राजभवन भी, इस चीज को भी विद्रोह जनता ने किया कि राजभवन भी राज्य के पास हो, राजा के पास ना हो। इस प्रकार 1975 में जो है सो इंदिरा गांधी, आरएन काओ, जिन पर एक फिल्म भी बनने वाली है, करण जौहर बनाने वाले हैं, इनके प्रयास से 1975 में सिक्किम जो है सो भारत का पूर्ण राज्य बनता है। तो ये था सिक्किम में भारत के विलय से संबंधित कहानी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को देखना जरूरी है। एक मिनट, ये चीज याद रखना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य 23 अप्रैल 1975 को बना। किस संविधान संशोधन के माध्यम से पूछा जा सकता है, तो बोलना 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 के द्वारा सिक्किम 23 अप्रैल 1975 को भारत का 22वां और पूर्ण राज्य बना। तो इस टॉपिक को, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी, तो ये चीज आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। हमारा अगला टॉपिक है इंदिरा गांधी की विदेश नीति।